हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे आप सभी, गुड इवनिंग। तो आज आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्लास 10th के लिए। तो इस लेसन यानी कि लेसन का नाम आप देख रहे हैं, रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं, ये लेसन का नाम है इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर आपका आई थिंक 4 या 5 होगा, ठीक है, 5 है। चैप्टर नंबर आपका 5 है। और इससे पहले जो भी चैप्टर है सभी को मैं पढ़ा दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाइए तो बहुत सारा लिंक मिलेगा, लेकिन एक लिंक में मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स। वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप इस लेसन से जो भी हर लेसन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव वीडियो बना हुआ है, और जितना सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो सभी उस वीडियो में कवर किया हुआ, जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है। और इतना पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर इकोनॉमिक्स यानी कि इस लेसन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिए। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करता हूँ पेन का। चलो, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। मानव पूंजी का सबसे प्रमुख यानी कि अगर मानव पूंजी अगर करना चाहता है तो क्या क्या चीज़ चाहिए उसके लिए ज्ञान भी होना जरूरी है, उसको है कौशल भी होना उसके लिए ज़रूरी है, और अनुभव। ये तीनों चीज़ रहेगा तब मानव पूंजी के प्रमुख घटक हो पाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि जैसे कि मैं ये जैसे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेता हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल मैं बताता हूँ, तो वहाँ पर आपको आना पड़ता है और सब लोग वहाँ पर आंसर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। सेकंड सवाल देखो, इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इनमें से कौन है जो सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सैन्य सेवा, रेलवे, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सरकारी सेवा मतलब सरकार के काम के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। तो देखिए, सैन्य सेवा यानी कि सैनिक का जो सेवा होता है वो भी सरकारी के अंतर्गत आता है, और रेलवे जो होता है वो भी सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तीसरा सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ठीक है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो तीसरा का जो आंसर होगा, मैं बताया था कि आर्थिक विकास का सबसे पहला क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र आपका औद्योगिक है, और तीसरा क्षेत्र जो है सेवा है। तो आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्षेत्र याद रखना, या तो अर्थव्यवस्था को बोल सकते हैं, या तो है ना, आर्थिक विकास का सबसे पहला क्षेत्र कृषि है, दूसरा आपका औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक है, और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि मलेरिया निरोधी कार्यक्रम जो होता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि इसके लिए बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कालाजार एवं मलेरिया, या मस्तिष्क ज्वर, या फाइलेरिया एवं मलेरिया, या मलेरिया तथा उपयुक्त तीनों? तो राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, ऑप्शन यहाँ पे 4 का क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, मलेरिया तथा उपयुक्त तीनों। यानी कि मलेरिया तो रहेगा, और कालाजार हो, मस्तिष्क हो, या फाइलेरिया, ये चारों बीमारी के लिए जो है राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत ये चारों बीमारी आता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत ये चारों बीमारी आता है, कालाजार, मलेरिया, मस्तिष्क और फाइलेरिया, याद रखिएगा। ओके, 5वां सवाल है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? अब आप बता सकते हैं इजी से, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। सरकारी सेवा कौन सी है? ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा, या शिक्षा सेवा हो क्या है? सरकारी सेवा है। देखो, तो शिक्षा सेवा और सरकारी सेवा है। अच्छा, ये जो बैंकिंग सेवा है ये आपका सरकारी सेवा, लेकिन प्राइवेटेशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि बैंकिंग का जो है ना अलग अलग उसका ये DMD वगैरह होता है, तो उसकी स्थापना अलग करता है, तो अलग अलग बैंक। तो शिक्षा क्षेत्र क्या देखते हैं? शिक्षा सेवा में क्या देखते हैं? शिक्षा एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह जो है उसको शिक्षा कराया जाता है। और बैंकिंग के लिए अलग अलग बैंक होता है, SBI, PNB, है ना, तो ये सब अलग हो गया। यहाँ पे देखिए यातायात सेवा,
यातायात यानी कि बस वगैरह देखिए तो प्राइवेटेशन रहता है ना। स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह ये सब प्राइवेट में आता है। लेकिन सरकारी सेवा जो आपका सेवा के मतलब यानी कि जो सेवा करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? यानी कि जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 1980 में, 1989 में, 1988 में, 1983 में। ओके, तो 6 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1983 में। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 7वां सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम से है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका पूरा नाम, ये जो योजना देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा। क्या बोलते हैं? मनरेगा, ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा राष्ट्रीय नेशनल ग्रामीण यानी कि रूरल रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी और क्या हो जाएगा? योजना मनरेगा। तो मनरेगा ये जो आपका योजना चला था वो महात्मा गांधी के नाम से ही चला था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8वां सवाल है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1997 में, 2000 में, 1990 में, 1995 में। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 9वां सवाल है, वर्तमान समय में अभी सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? 27%, 50% से अधिक या 10% से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो यानी कि वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बोलते चुको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू मतलब जीडीपी। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना उसमें रहा? तो 9 का जो आंसर होगा 50% से अधिक, 50% से भी अधिक जो है जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है। सेवा क्षेत्र में पता आपको, जैसे हो गया आपका बैंकिंग हो गया, ये सेवा क्षेत्र हो गया, एजुकेशन हो गया सेवा क्षेत्र हो गया, यातायात सेवा क्षेत्र हो गया। अब सेवा क्षेत्र को डिवाइड करेंगे, सरकारी सेवा क्षेत्र, प्राइवेट सेवा क्षेत्र, तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां सवाल है, कौन सी सेवा गैर सरकारी मतलब सरकारी काम सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, रेल सेवा, सैन्य सेवा, पुलिस सेवा या शॉपिंग मॉल सेवा? तो आप लोग तो पता होगा इसका क्या आंसर होगा। देखिए, रेल सेवा तो ये सरकार के अंतर्गत आता है, सैन्य सेवा ये भी सरकारी काम है, पुलिस सेवा तो सरकार के अंतर्गत आता ही है। तो शॉपिंग मॉल ये तो प्राइवेट रहता है, हम भी खोल सकते हैं, आप भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पुलिस का स्थापना नहीं कर सकते, पुलिस का संगठन नहीं बना सकते हैं, रेलवे नहीं बना सकते हैं, सैन्य सेवा एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, ये सब सरकार के अंतर्गत आता है। तो गैर सरकारी मतलब सरकार को छोड़ के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा, 10 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 11वां सवाल देखो, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? मौलिक अधिकार शिक्षा को, कौन शिक्षा को, किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार शिक्षा किया? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा हो गया मतलब मिडिल स्कूल टाइप का था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा हो गया जो आपका मैट्रिक तक है ना, यानी कि हाई स्कूल वाला हो गया। और उच्च शिक्षा हो गया हायर एजुकेशन, जो कॉलेज हो गया या तो ग्रेजुएशन जो करते हैं वो हो गया। और तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल टाइप का, यानी कि जैसे IIT हो गया या तो ITI हो गया या टेक्निशियल हो गया, बहुत सारा है। तो इसमें बोला किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया, यानी कि हर कोई उसको ले सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा लेना सभी को मौलिक अधिकार है, हर कोई वहाँ पे ले सकता है। आंसर हमारा ए होगा। चलो 12 सवाल है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? कृषि के द्वारा, उद्योग के द्वारा, सेवाओं के द्वारा, तीनों प्रकार के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना यानी कि आधार यानी कि बेस कौन है? तो कृषि भी जितना महत्व कृषि है उतना महत्व उद्योग भी है। ठीक है, उतना महत्व सेवा भी, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण जो करने के लिए उसका जो आधार होता है वो कृषि द्वारा भी हो सकता है, उद्योग द्वारा और सेवाओं द्वारा, यानी कि आंसर तीनों यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलो ऊर्जा के मुख्य स्रोत, यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो फिलहाल यहाँ पे अगर सूर्य दिया रहता, सूर्य अगर दिया रहता तो सूर्य तो हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है
तीनों हमारा मुख्य स्रोत ही है, लेकिन सूर्य अगर रहता तो सूर्य फिर आंसर होता। तो सूर्य तो यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, इनमें से सभी है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अगर आंसर पता है इसका तो नीचे कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो नोट करने की जरूर कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो बीमारू राज्य का मतलब ये नहीं कि बीमार वहाँ के सारे लोग बीमार है, नहीं, यानी कि वहाँ जो रोजगार कम है, उद्योग कम है ना, विकास नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं? इसको इस लिहाज से इसको बीमारू राज्य बोला गया। ये नहीं समझना है कि वहाँ के लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब हम भी तो बिहार से यार, तो लेकिन हम तो फटाफट अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बीमारू राज्य का मतलब कमज़ोर, विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है, शिक्षा सही नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा, गरीब ज़्यादा है, इस टाइप का। तो यहाँ पे आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार भी बीमारू राज्य में आता है, उड़ीसा भी आता है और मध्य प्रदेश आता है। एक सवाल ऐसे बनता है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बहुत बार सवाल आता है, तो उसमें ऑप्शन देता है लास्ट में, दे कर्नाटक दे देगा या उत्तर प्रदेश दे देगा। तो फिलहाल कुछ भी ऑप्शन दे, ये नाम याद रखिए, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये तीनों जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो भी है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। 15 सवाल देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, ठीक है, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1960 में, 1961 में, 1971 में। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, 1971 में। ठीक है, 1971 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। शैक्षिक अनुसंधान मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब एजुकेशन टाइप का, ठीक है, और प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग देते हैं उसके लिहाज से जो स्थापना की गई है, तो वो की गई कब? 1971 में। समझ रहे? चलो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, बिकॉज पूरा कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप लोग भरते नहीं उसको। और लाइक वाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा, वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ताकि चैनल सपोर्ट हो और आपके लिए मैं ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। 16वां सवाल है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी? लो फिर से सवाल आ गया, गैर सरकारी कौन इनमें से है? तो सैन्य सुरक्षा सेवा, व्यापार सेवा, रेलवे सेवा। तो 16 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही आपका आंसर हमारा सी राइट होगा, व्यापार सेवा। व्यापार सेवा तो प्राइवेट ही होता है, सरकारी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निर्मल भारत निर्माण की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? निर्मल भारत निर्माण की योजना, ये योजना का नाम है, ठीक है, ये योजना का नाम है निर्मल भारत निर्माण योजना। निर्मल भारत निर्माण योजना, निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी होगा, 2002 में। कब की गई थी? 2002 में निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी। तो डेट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जितना ज़रूरी आप सांस लेते हैं ना, जितना ज़रूरी आपके लिए हवा है, सांस लेना जरूरी, उसी तरह से डेट को याद रखना जरूरी है। आवास की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की, यानी कि आवास घर की समस्या के लिए बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिसको घर नहीं मिल पाता, नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रीय आवास नीति एक बनाई गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आवास नीति यानी कि सरकार की तरफ से उसको हेल्प मिलेगा घर बनाने के लिए। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 1978 में, 84 में, 88 में या 98 में? तो 18 का क्या आंसर होगा? 1998 में ये जो योजना शुरू की गई थी, राष्ट्रीय आवास नीति योजना घोषित की गई थी। 19वां सवाल देखो, भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? यानी कि अधिकांश, यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश आपका है, सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, तो उनमें से सबसे ज़्यादा लोग जो है किस प्रकार के काम करते हैं? तो प्राथमिक सेवा या कृषि काम है ना। देखिए, प्राथमिक सेवा को कृषि काम बोला गया, द्वितीय को बोले उद्योग और तृतीय को सेवा में बताया था जी। तो कौन सा इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा लोग, अधिकांश लोग इसमें संलग्न रहते हैं, यानी कि शामिल रहते हैं? तो आपका हो जाएगा क्या? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में भारत, अब तो पता है भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश का मतलब ये है कि भारत का मतलब अधिकांश व्यक्ति जो है, भारत का जो है अधिकांश व्यक्ति है वो कृषि सेवा में लगे हुए, कृषि काम में लगे हुए, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। समझ गए? तो आंसर क्या होगा? ए होगा राइट। 20 नंबर सवाल है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी कितने प्रकार के होते हैं? घटक, सॉरी, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन है? जैसे कि अभी पढ़े थे, शुरू में सवाल था ज्ञान हो गया, आपका ज्ञान होने के साथ साथ आपको अनुभव होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, इसी तरह से कितने घटक और है? तो 20 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? सी राइट होगा, है ना। 5 घटक है, याद रखिएगा, मानव पूंजी का
5 घटक है। नेक्स्ट आपके पास 21वां सवाल है, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा? तो 21 का आंसर क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा। 6 से 14 साल को देने वाली जो शिक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। क्योंकि पता है 6 साल से ही बच्चों को पढ़ने के लिए आगाह किया गया है कि 6 साल में बच्चा जब 6 साल हो तो उसको 1 क्लास में डालो, ठीक है। 7 साल में हो तो 2 क्लास में डालो, और लेना पड़ेगा, टीचर को लेना पड़ेगा, चाहे कुछ आए या नहीं आए। 6 साल का कोई बच्चा है तो 1 क्लास में उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कानून बना हुआ है। ओके, समझ रहे आप लोग? तो इसी तरह से आप नेक्स्ट सवाल देखिए, 22वां सवाल, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तो कौन सा उद्योग क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा सफलता मिली? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या दोनों, या कोई नहीं? तो 22 का आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को ज़्यादा सफलता मिली। समझ रहे हैं? यानी कि किस उद्योग में? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग में भारत को ज़्यादा सफलता मिली। आंसर क्या होगा? बी राइट होगा। 23वां सवाल देखिए, तो विश्व के विकसित देश हैं, इनमें से कौन है जो विश्व के विकसित देश के अंतर्गत गिनती किया जाता है? देखिए क्या है ऑप्शन, नीचे देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें से सभी। तो 23 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, डी जो है राइट होगा। यानी कि तीनों देश जो है विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। अमेरिका भी विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, ब्रिटेन भी आता है और जापान भी आता है। और विकसित देश होने का कारण क्या है? मैं बताया था आपको कि उसका जो है HDR या HDI है ना, HDR हो या HDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ज़्यादा रहेगा। और ये ज़्यादा कब होगा? जब प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा या राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा। तो ये दोनों जब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और उसके बाद फिर उसी हिसाब से देश जो है आगे या पीछे, यानी कि विकसित और अविकसित रहेगा। अगर हाँ, ये बताए थे विकसित और अविकसित का पैमाना क्या होता है? 0 से लेकर 1 के बीच होता है, 1 से बड़ा नहीं रहेगा। जब भी पैमाना रहेगा इतने, HDI का पैमाना है ये। तो किसी का देश का अगर HDI जो भी रहेगा 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। जैसे कि नॉर्वे का जो है 0.965 शायद इस तरह है। तो सबसे ज़्यादा जो है विकसित देश अगर है तो वो कौन है? नॉर्वे है। और उसका HDI जो है काफ़ी ज़्यादा HDI। नेक्स्ट यहाँ 24 सवाल देखो, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलता है? ठीक है, तो कृषि, उद्योग, सेवा, यातायात। तो देख रहे, सेवक उद्योग, जो उद्योग काम करता है वो तो बेचारा खूब एकदम कमाता है। उद्योग वाला भी आदमी खूब अर्निंग करता है। सेवा जो करता है, बस चलाता है, ये करता है, वो करता है, तो उसमें भी यानी कि बस चलाना, बैंकिंग करना, बहुत सारा काम है, तो इसमें भी आदमी बहुत सफलता देखने को मिलता है। यातायात वाला भी आदमी जो होता है उसमें भी काफ़ी सफलता देखने को मिलता है। लेकिन कृषि जो किसान होता है, जिसकी मदद से हम लोग अनाज खाते हैं, अगर ये किसान नहीं हो, कृषि नहीं होगे तो हम लोग ऐसी यूँ ही जान जा सकते हैं हम लोग के लिए। लेकिन इसी में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है कृषि में छुपा हुआ है। तो बहुत ही सोचने वाली बात है ना कि हम लोग जिसके आधार पर जी रहे हैं, अगर सेवा नहीं मिलेगा तो भी हम कृषि से खा करके जी सकते हैं, उद्योग नहीं मिलेगा तो भी हम सह सकते हैं, यातायात नहीं मिलेगा तो सह सकते हैं, लेकिन कृषि नहीं हो पाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कृषि यहाँ पे फिर भी इतना सब कुछ हेल्प करे, बाद कृषि जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देख लीजिए जो भी किसान होता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उसी को देखने को मिलता है। तो समझ रहे? चलो 25वां सवाल ये देखो, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार बनाया? कौन सा योजना के अंतर्गत है जो सरकार ने ग्रामीणों को, यानी कि गांव के जो लोग हैं उसको काम का करने का कानूनी अधिकार दे दिया गया? जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो 25 का जो यहाँ पर आंसर होगा क्या होगा? मनरेगा। मनरेगा अभी मैं बताया था MN होता महात्मा गांधी, REGA, मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा के अंदर क्या होता है ना कि 1 साल में 100 दिन का आपका नौकरी दिया जाएगा, काम करने को दिया जाएगा। एक मजदूर को 1 साल में 365 दिन में 100 दिन का काम मिलता है सरकार की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? तो अभी तो मैं तुरंत बता दिया हूँ, हालांकि मैं ये सवाल देखा नहीं था, अगर देखता तो नहीं बताता। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो आंसर हमारा बी होगा। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों तक सुनिश्चित रोजगार, यानी कि 100 दिन तक रोजगार जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है,
अब सवाल पढ़ते हैं हम लोग, कितना ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें आपका 32-33 सवाल है, ठीक है। तो लगभग हम लोग हो गया है, पार करने वाले हैं। 27वां सवाल है, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना कब की गई? 1980, 1985, 87, 88। तो 27 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा 1988 में, ठीक है, 1988, यानी कि डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट 22वां सवाल, 28वां सवाल देखो, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि बताया था जीडीपी, फुल फॉर्म याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट होगा, 18.5%, यानी कि 18.5%। ये जो आपका किसका योगदान है? जीडीपी में कृषि का योगदान है। चलो नेक्स्ट 29वां सवाल देखो, 29 सीधा देख रहा होगा। हाँ, रोजगार प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 4, 3, 2, 1। तो 29 का जो राइट आंसर होगा, रोजगार के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र बताया था अभी, द्वितीय क्षेत्र बताएं और तृतीय क्षेत्र बताएं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आता है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? सेवा उद्योग को जो बोलते हैं, उद्योग यानी कि सीमेंट निर्माण, बहुत सारा उद्योग जो किया जाता है, औद्योगिक काम किया था वो हो गया। और तृतीय क्षेत्र वो सेवा क्षेत्र हो गया, यानी कि बैंकिंग काम करना, पढ़ाना, है ना, यातायात, ये सब आ गया इसमें। चलो नेक्स्ट 30वां सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत कब की गई थी? सेवा क्षेत्र की शुरुआत कब की गई थी? 1990 में, 1980 के दशक में, 1970 के दशक में, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा, हाँ ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, 1991 में। क्या सॉरी 30 है ना, सॉरी 30 है, 1980 में। 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, 1980 के दशक में। 1980 के दशक में जो है सेवा क्षेत्र की शुरुआत की गई थी, सेवा क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। चलिए 31वां सवाल बताइए, स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू की गई? स्वयं सहायता समूह योजना, ये योजना का नाम याद रखना, स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पे 1990, 91, 92, 93। 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? ये 1992 में। 1992 में स्वयं सहायता समूह योजना यानी कि खुद से सहायता करने का योजना दिया गया है, लागू किया गया 1992 में। नेक्स्ट आपका है, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक विकास के लिए मैं अभी तुरंत बताया था कि बता सकते हैं आप इसका आंसर, आर्थिक विकास के भी 3 क्षेत्र है। क्या होगा? सी आंसर यहाँ पे राइट होगा। और ये आपका लास्ट है, भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि परिवहन जो सेवा होता है, तो जो चारों देख रहे हैं, चारों ये सभी जो परिवहन के अंतर्गत आता है, ठीक है, परिवहन सेवा यानी कि यातायात सेवा में आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन इनमें से है? तो 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? डी, रेलवे सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है एशिया में रेलवे के मामले में एशिया में फर्स्ट नंबर पर आता है रेलवे के मामले पे, और दुनिया में विश्व में जो है सेकंड नंबर पे आता है रेलवे के मामले में। तो याद रखिएगा, अब पहला नंबर पे आता है विश्व में ब्रिटेन आता है, तो एशिया में फर्स्ट नंबर आता है और विश्व में सेकंड नंबर आता है, जो पहला नंबर पे ब्रिटेन है। तो रेलवे बहुत सारी सेवाएं देखता है, आप जाते होंगे स्टेशन पे तो देखिए कितनी सारे, सबसे ज़्यादा जो सफ़र लोग करते हैं वो कहाँ से करते हैं? रेलवे से करते हैं। तो इस प्रकार देखिए आपका इस लेसन का इंपॉर्टेंट सवाल यानी कि 33 इंपॉर्टेंट सवाल था, वो मैं आपको बता दिया हूँ, कवर करा दिया हूँ। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाना। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम रखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये सर्च करो, वहाँ पे आपका ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ग्रुप में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुका है, ज़्यादा नहीं, वो मात्र 1 से 2 महीने के अंतर्गत, और सभी लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आपको हल हो जाता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल यहाँ पे वीडियो काफ़ी हो गया है ना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।